हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग की फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के वे क्वेश्चंस जो रीट और सी टेट और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स के कंपटीशन एग्जाम्स थे उनमें पूछे गए थे। आइए सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। रीट में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने निर्माण किया था। यहाँ चार ऑप्शन है हमारे पास में, वेशलर है, बीने है, स्पीयरमैन और केटल। तो जो वेशलर थे उन्होंने वेशलर बैल्यून टेस्ट दिया था 1944 में, और इस टेस्ट के अंदर 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जाता था। और उसके बाद 1955 में इन्होंने खुद ने ही संशोधन किया और फिर उसमें 16 से लेकर के 66 वर्ष के व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जाने लगा, और यह शुरुआत की थी इन्होंने 1944 में। और हमारे पास क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम, और जो बीने महोदय थे, अल्फ्रेड बीने थे, उन्होंने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण इन्होंने किया था। स्पीयरमैन है, और स्पीयरमैन जो थे इन्होंने दो तत्व सिद्धांत दिया था, त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और केटल महोदय जो है, आर.बी. केटल है, इन्होंने 16 थ्योरी 16 टेस्ट दिया था पर्सनैलिटी के लिए। तो जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण है वह दिया था ए बीने ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु की जो अवधारणा है उसको विकसित किया था, किसने किया था। ऑप्शन है बीने, स्टर्न, टर्मन और केटल। तो मानसिक आयु की जो अवधारणा थी उसको दिया था, सबसे पहले दिया था बीने ने। स्टर्न जो थे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और जिसे टर्मन ने बाद में संशोधित किया था, और केटल ने 16 टेस्ट दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र जो टर्मन ने दिया था वह है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। यह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। यह दिया था टर्मन ने दिया था, और इससे पहले दिया था स्टर्न ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें 100 नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया था। तो यह जो समीकरण है इसको विकसित किया था टर्मन ने। स्टर्न जो थे इन्होंने भी फॉर्मूला दिया था, लेकिन इनका जो फॉर्मूला था उसमें था मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज या रियल एज। बस ये इतना ही फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था, और इसी फॉर्मूले को 1916 में टर्मन ने संशोधित किया, उसे और विकसित किया और उस फॉर्मूले को बना दिया मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो इसको विकसित करने का जो श्रेय है वह टर्मन को जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में और रीट में यह और बी टेट में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण जो है वह किसने निर्मित किया था। तो पहला बुद्धि परीक्षण तो अल्फ्रेड बीने ने ही बनाया था। वेशलर महोदय जो थे उन्होंने तो सबसे पहले 1944 में बनाया था, जबकि अल्फ्रेड बीने ने तो 1905 में ही बना दिया था। स्टेनबर्ग थे, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी बताई थी, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड जो बीने परीक्षण है, बीने परीक्षण यह बुद्धि का मापन करता है। यह जो परीक्षण था इसका पहले नाम था बीने साइमन टेस्ट, जिसे टर्मन ने संशोधित किया था और इसे स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का नाम दिया था।
तो सही है ऑप्शन नंबर 3। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। यानी जब बौद्धिक परीक्षण करते हैं तो हमें कौन सी सावधानी का ध्यान नहीं रखना चाहिए, या कौन सी सावधानी नहीं रखे बिना भी हम वह बौद्धिक परीक्षण कर सकते हैं। तो आइए पहले चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। रीट में पूछा गया था, पहला ऑप्शन है कि IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। क्या यह इम्पोर्टेंट नहीं है? खैर, सेकंड में चलते हैं। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। थर्ड, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना। और फोर्थ है, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो जो पहला ऑप्शन है तो इसमें भी सावधानी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आती है तो उससे भी दूर रखना होता है, तो इसका तो ध्यान रखना होता है। और थर्ड है कि क्षमता की मुख्य जो एकमात्र विशेषता होती है उसके रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग नहीं करना। तो IQ परीक्षण में सभी विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, यह भी ज़रूरी है। बुद्धि का जो अब सेकंड ऑप्शन है, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, तो यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई भी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है उसका IQ क्या होगा। तो टर्मन ने हमें IQ ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया था, वह फॉर्मूला था मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 इक्वल टू IQ। तो यहाँ मेंटल एज हो गई 16, तो 16 अपॉन क्रॉनिकल एज है जो उसकी रियल एज है वो हो गई 25 इंटू 100। 25 फोर जा 100 एंड 16 फोर जा 64। तो 64 की जो वैल्यू है वह दी गई है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, 75 है और उसके मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। अब फॉर्मूला में ये वैल्यू रखते हैं तो मानसिक आयु x मान लेते हैं और रियल एज दी गई है 12 वर्ष इंटू 100 और IQ का मान दे रखा है 75। तो x इक्वल टू 75 इंटू 12 अपॉन 100। 25 से वैल्यूज़ कट जाएगी, 25 3 जा 75, 24, 25 4 जा 100 एंड 4 3 जा 12। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गए 9। तो 9 की जो वैल्यू है वह हमारे को दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है कि रमन एवं अनमोल की A की बुद्धि लब्धि है जो 120 है, IQ दे दिया गया है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, अनमोल की आयु 12 वर्ष है, तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी। तो हमें रमन की वास्तविक आयु ज्ञात करनी है। तो अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, अनमोल 12 साल का है, तो रमन हो गया 10 साल का। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में रख देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज उसकी हमें ज्ञात करनी है, तो x और रियल एज रमन की हो गई, अनमोल से 2 साल छोटा है यानी कि ये 10 वर्ष इंटू 100 इक्वल टू 120 IQ दे रखा है हमें, और x इक्वल टू 120 इंटू 10 अपॉन 100 12। तो रमन की जो मानसिक आयु हो गई है वह हो गई है 12 वर्ष, और यह जो वैल्यू दी गई हमें ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 12 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था कि एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक है या बालिका है, वह 7 वर्षीय आयु वाले बालक के समान परीक्षण
पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, IQ क्या होगा। तो शारीरिक आयु ही क्रॉनिकल आयु होती है, 5 वर्ष है। मेंटल आयु उसकी हो गई 7 वर्ष। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है तो 7/5 7/5 × 100 इक्वल टू 20 140। तो 140 की जो वैल्यू है वह हमें दी गई है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि एक बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज हो गई 5 अपॉन रियल एज हो गई 4 इंटू 100 और 25 100 एंड 25 इंटू 5 इक्वल टू 125। तो 125 की जो वैल्यू है वह हमें दी गई ऑप्शन नंबर 4 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो बुद्धि की जो अभिवृद्धि होती है उसका चरम बिंदु जो होता है वह 16 वर्ष की आयु में होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था। एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहता है जिन पर अधिकांश 6 वर्ष के बालक होते हैं, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो 10 वर्ष की आयु है उसकी, तो क्रॉनिकल एज हो गई, रियल एज हो गई, लेकिन वह जिस आयु के बालक का कार्य कर पा रहा वही तो उसकी मेंटल एज हुई, और वह कर रहा है 6 साल के बच्चे का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मेंटल एज हो गई वह हो गई 6, और यह है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि। एक टीचर को क्यों पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट के IQ के बारे में। तो यहाँ चारों ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 1 है शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है इससे। नंबर 2 शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए। नंबर 3 शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है। नंबर 4 शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट की बुद्धि लब्धि का ज्ञान होने से वह उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग शिक्षण कार्य करवा सकता है, जिससे कि उसका शिक्षण जो है वह सफल हो सकता है और प्रभावी हो सकता है। तो IQ का ज्ञान जो है यह इसीलिए ज़रूरी होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। एक बालक की आयु है 12 वर्ष और बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि क्या है। आयु 12 वर्ष है तो ये तो हो गई क्रॉनिकल एज, और 15 वर्ष के बच्चे के समान कार्य कर रहा है तो मेंटल एज हो गई इसकी, और हमें IQ ज्ञात करना है। तो इसका ये जो वैल्यू है इसको हम फॉर्मूला में रखते हैं। यहाँ आ गया 15/12 इंटू 100 4 3 12 25 और 3 5 15 25 5 125। 125 की जो वैल्यू है यह दी गई है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। यह सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं, निष्पत्ति के द्वारा। अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण ऑप्शन नंबर 4 है। 2 और 3, 2 अथवा 3 लिखा गया है, 2 और 3। तो मूक बधिर है तो उनके लिए मौखिक परीक्षण तो हो ही नहीं सकता, तो उनके लिए निष्पत्ति परीक्षण भी करवाया जा सकता है, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण भी किया जा सकता है। तो 2 और 3 जो है यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था हेडमास्टर एग्जाम में, और ऑप्शन दिए गए हैं। एक सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, तीसरा मानसिक वृद्धि के अध्ययन के लिए, और चौथा शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए। तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग है किस में नहीं किया जाता है।
सामान्य अधिगम तत्परता का मापन भी किया जाता है, क्योंकि बुद्धि से पता चल जाता है कि बुद्धि का लेवल क्या है, कितना अधिगम कर सकता है। पहला ऑप्शन सही है। मानसिक वृद्धि के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों से पता चलता है कि क्या बुद्धि है, उसके मानसिक वृद्धि का स्तर क्या है। और शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जा सकता है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। बुद्धि परीक्षणों से पता चल जाता है कि बुद्धि का स्तर क्या है और उसके आधार पर उन्हें गाइड किया जा सकता है। अब बचा ऑप्शन 2, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? ये क्वेश्चन है और यह पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में। ऑप्शन देख लेते हैं चारों। नंबर 1 है, एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना। दूसरा, याद करके पता बताना। तीसरा है, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। और चौथा है, उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। चार ऑप्शन में देख लेते हैं। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक प्राप्त किए हैं, यह उच्च बुद्धि का संकेत नहीं हो सकता है। याद करके पता बताना, ये प्रत्यय स्मरण का है, लेकिन उच्च बुद्धि का यह संकेत नहीं है। सामान्य बुद्धि वाला भी ये कार्य कर सकता है। उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना, तो यह भी नहीं हो सकता है। अब ये थर्ड ऑप्शन है कि सामान्य गलतियों को किसी कार्य के बाद जो गलतियां उन्होंने की है उससे सीखना और दोबारा वैसी ही परिस्थितियां मिलने पर उनको ध्यान में रखते हुए उनका अनुप्रयोग नहीं करना, यह जो तथ्य है यह उच्च बुद्धि का संकेत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यावहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है हावर्ड गार्डनर, सेकंड रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग और थर्ड है एल थर्स्टन, 4 E.L. थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक को तो हम अधिगम में पढ़ते हैं और गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिनमें उन्होंने 7 प्रतिभाएं बताई थी और बाद में वे 9 हो गई थी। और थर्स्टन ने समूह सिद्धांत दिया था बुद्धि का, और ये जो त्रितंत्र सिद्धांत है ट्राइआर्किक, यह दिया था रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन है सन 1908 में निर्मित बीने साइमन परीक्षण में प्रश्न संख्या कितनी थी? अल्फ्रेड बीने ने साइमन के साथ इस परीक्षण का निर्माण किया था और प्रारंभ में इसकी संख्या थी, इसमें 30 पद थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 59। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु और सामाजिक आयु। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। मानसिक आयु होती है, हमने पढ़ रखा है, दंत आयु भी होती है, कंकाल आयु भी होती है और सामाजिक आयु नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन 1 है बीने, सेकंड रबैन, थर्ड वेक्सलर, 4 स्पीयरमैन। तो बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे बीने। करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? सेकंड ग्रेड मैथ्स का एग्जाम है। हेरिडिटी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ जो है वो फिक्स हो जाती है? पहला ऑप्शन है बुद्धि और सेकंड है लिंग, थर्ड व्यक्तित्व, 4 ऊंचाई। तो बुद्धि कंप्लीटली आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं होती है, लिंग भी आनुवंशिक नहीं होता है, व्यक्तित्व भी आनुवंशिक
के आधार पर नहीं होता है। आनुवांशिकता एक फैक्टर हो सकता है उसे प्रभावित करने के लिए, लेकिन यह केवल आनुवांशिकता के आधार पर हो ऐसा नहीं होता है। और अब बचा ऑप्शन 4, ऊंचाई। यह इसका जो निश्चय होता है वह आनुवांशिकता के आधार पर होता है, हेरिडिटी के आधार पर होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन एक 11 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु है 10 वर्ष, किस श्रेणी में आएगा? तो मानसिक आयु फॉर्मूला लगा देते हैं टर्मन का, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु 11 इंटू 100, 9.8 के करीब, तो यह हो गया 90.8। तो 90 से लेकर के 100 तक या 110 तक इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वह सामान्य बुद्धि होती है। अब सामान्य बुद्धि इन चारों ऑप्शन में कहाँ है? फर्स्ट प्रतिभाशाली, सेकंड मंद बुद्धि, थर्ड तीव्र बुद्धि और 4 है औसत बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, औसत बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु है 14 वर्ष, वह कहलाएगा? सेकंड ग्रेड उर्दू के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मानसिक आयु 14 वर्ष है तो 14 बटा 10 इंटू 100, 140। और वह जो टेबल है उसके अंदर हम देखते हैं जो 140 IQ वाले बच्चे हैं वे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ऑप्शन दिए गए प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। तो 140 का जब आंकड़ा आ जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। और अब ये क्वेश्चन है कि एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु है 10 वर्ष और वह किस श्रेणी में आएगा? 12 वर्षीय बालक है यानी उसकी रियल एज है 12, मानसिक आयु है 10, तो 10 बटा 12 इंटू 100, 12 8 96, 4 बच्चे और लगभग 8.3 और ये 90 से 110 तक, प्रतिभाशाली 140 तक आता है और जड़ जो होता है 25 से बिलो होते हैं। तो यह जो बच्चा है जिसका 80 के करीब है IQ, तो वह बच्चा होगा मंद बुद्धि। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, आरटेट में पूछा गया था। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, दूसरा है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और तीसरा है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और चौथा ऑप्शन है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं या फिर जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, मानसिक विकार वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उन सभी के लिए जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है वे होते हैं अवाचिक समूह वाले बुद्धि परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटेट में पूछा गया था लेवल 2 एग्जाम में कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? फर्स्ट, उन्नति के लिए मापन में सहायक है और सेकंड, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं और तीसरा है बालकों को वर्गीकृत करने में और चौथा है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग यानी नेगेटिव वे में इसका उपयोग किया जाता है। तो उन्नति के लिए मापन करना यह तो अच्छी बात है, यह दुरुपयोग नहीं है, यह तो सदुपयोग हो गया। बालकों को वर्गीकृत करने में, तो बुद्धि परीक्षणों का मूलभूत जो उपयोग है वो यही है कि हम बालकों को वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको शिक्षण करवा सकते हैं। और यह ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। जब हम बालकों को वर्गीकृत कर देते हैं तो फिर उनके अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षण करवा सकते हैं, जिससे कि जो अधिगम प्रक्रिया है वह और भी उन्नत हो सकती है और भी अच्छी हो सकती है। अब जो दुरुपयोग की बात आती है, यहाँ ऑप्शन 2 को हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। कई बार, बहुत कम केसेस में भी, लेकिन देखने में आता है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ये कह देते हैं कि इसका तो बुद्धि लब्धि परीक्षण किया था और इसका IQ कम आया है, ये तो वैसे ही कमज़ोर है। तो
और उनके अंक कम आते हैं या उनका जो भी शैक्षिक या सह शैक्षिक जो प्रदर्शन होता है बच्चे का उसमें यदि वे पीछे रहते हैं तो वे इसका उदाहरण देते हुए अपनी जो अकुशलता है उसको छिपा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले जो बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है वह क्या होती है। सीमांत मानसिक पिछड़ापन यानी मानसिक जो पिछड़ापन है उसकी जो बॉर्डर लाइन एरिया वाले बच्चे हैं वे बच्चे कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है 25 से 50 के मध्य है। तो 25 से 50 के मध्य जो होते हैं वे होते हैं मूर्ख बुद्धि होते हैं, और 35 से 60 के मध्य और इसमें जो होते हैं वे अल्प बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 51 से 70 तक के जो बच्चे होते हैं वो निश्चित क्षीण बुद्धि वाले होते हैं, और 70 से 90 के बीच में जो है वे मंद बुद्धि या क्षीण बुद्धि वाले होते हैं, जिन्हें सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक कहते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 70 से 90 के मध्य जो बच्चे मंद बुद्धि वाले हैं, क्षीण बुद्धि वाले हैं, वही सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बच्चे हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। जहाँ पे निष्पादन प्रकार नहीं दिखाई दे रहा है इन एग्जाम्पल्स में, वो ऑप्शन हमें ढूंढना है। 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है घन का निर्माण करना, सेकंड है ब्लॉक का छेद में फिट करना, तीसरा है चित्रों के टुकड़े को जोड़ना, 4 है सरल गणित समस्याओं को हल करना। हमें जो निष्पादन प्रकार का नहीं है वह ऑप्शन ढूंढना है। तो निष्पादन में क्या होता है कि नई चीज़ें बनाई जाती है, नवाचार किया जाता है, कुछ चीज़ों को जोड़ करके और कुछ नई चीज़ बना दी जाती है। जैसे घन का निर्माण हो गया, घन बन चुका है, इसमें ब्लॉक का छेद में फिट कर दिया गया है, तो ये भी कुछ नई चीज़ बन गई है। चित्रों के टुकड़े को जोड़ करके संपूर्ण आकृति बना ली गई है। तो ये तीनों ऑप्शन तो निष्पादन प्रकार के हैं, लेकिन जो सरल गणितीय समस्याएं हल करना यह निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षणों में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरल गणित समस्याओं को हल करना निष्पादन प्रकार का बुद्धि परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के बच्चे का जो औसत IQ होगा वह क्या है। 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 के बच्चा है उसका औसत IQ, जब औसत IQ पूछ लिया तो वह चाहे कक्षा 6 का हो चाहे किसी भी कक्षा का हो, उसका जो IQ होगा वह होगा 100। 90 से लेकर के 110 के बीच में जो भी आंकड़ा होता है वही उसका औसत IQ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक जो परीक्षण है कौन सा है। 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है, और उपयुक्त दोनों है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सामूहिक जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वह है आर्मी बीटा टेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। वेशलर बुद्धि मापनी जो है उसकी निष्पादन मापनी कौन सी है। फर्स्ट अंक गणितीय है, सेकंड सदृश्यता है, 3rd शाब्दिक है और 4 चित्र पूर्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चित्र पूर्ति। अब ये क्वेश्चन है, बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर फिर बालक को उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने के लिए कहा जाता है। यह जो वेशलर बुद्धि मापनी का यह अंक वाला परीक्षण होता है, इसके अंदर पहले अंकों को बोला जाता है एक ही क्रम में, और फिर बच्चा उसे ध्यान से सुनता है और फिर उसे उल्टे क्रम में उन संख्याओं को बोलना होता है। तो यह जो परीक्षण है यह कहलाता है अंक विस्तार परीक्षण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर
1। फिर है बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। बुद्धि के जो क्रियात्मक परीक्षण है वो किसके लिए उपयोगी होते हैं? ये जो क्रियात्मक परीक्षण होते हैं इन्हें ही निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। ऑप्शन 1 है बालकों के लिए, दूसरा गूंगे बहरों के लिए, तीसरा निरक्षरों के लिए और चौथा है सभी के लिए। तो ये जो बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण है या निष्पादन परीक्षण है, इसे सबसे पहले सैंगविन ने 1866 में निर्मित किया था और जो व्यक्ति या जो बालक मानसिक रूप से मंदित है उनके लिए ये परीक्षण किया जाता है। यानी कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गूंगे हैं, छोटे बच्चे हैं और उनके लिए यह परीक्षण किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो परीक्षण है बालकों के लिए भी किया जाता है, गूंगे बहरों के लिए भी किया जाता है, निरक्षरों के लिए भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी के लिए किया जाता है, सभी के लिए उपयोगी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यह क्वेश्चन है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है और उसके अंदर लोग सूचना प्राप्त करते हैं और फिर तर्क के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। तो यह होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, गिलफोर्ड और रॉबर्ट स्टनबर्ग। रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जेरोम ब्रूनर जो है और जीन पियाजे हैं ये संज्ञानात्मक विकास में आ जाता है और गिलफोर्ड जो है इन्होंने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था, त्रिविमीय सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। अब ये तर्क देकर समस्याओं का समाधान करना है तो सूचना प्रसंक्रमण के द्वारा, तो यह जो दिया था रॉबर्ट स्टनबर्ग ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट स्टनबर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुद्धि के सूचना प्रक्रम यानी प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया? 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। सूचना प्रक्रम हो रहा है यानी सूचना की प्रोसेसिंग हो रही है और उस सूचना का उपयोग किया जा रहा है समस्या का समाधान करने के लिए, तो यह तो बताया था स्टनबर्ग ने बताया था। करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट स्टनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया में विचार होता है, मनन होता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है और यह होता है सूचना प्रक्रमण के अंतर्गत होता है और यह हमने पढ़ा है स्टनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टनबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। यानी जो वर्तमान में जिस जगह पे वह रह रहा है उसके प्रत्यक्षित करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा है। तो यह क्या होता है? भाषात्मक बुद्धि, संगीतात्मक, स्थानिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यह है गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत पढ़ा था उसके जो 7 प्रतिभाएं हैं जो बाद में 9 कर दी गई थी उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो जो दृश्य संसार की शुद्धता को प्रत्यक्षित करने की क्षमता है वह आता है स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है उसका क्या उच्च होगा? संवेगों की पहचान कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है। तो यह योग्यता होती है EQ में, इमोशनल क्वोशेंट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है जिसमें वह अपने संवेगों का नियंत्रण कर सकता है, अपने संवेगों को पहचान कर सकता है। सहानुभूति है, समानुभूति का गुण उसके अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में EQ का मान अधिक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। रीट एग्जाम में पूछा गया था
ऑप्शन 1 70 से 90, 2 है 30 से 50, फिर 50 से 70 और 50 से नीचे। तो 50 से जो नीचे वाले हैं वे मूर्ख बुद्धि वाले आ जाते हैं, उसके बाद महामूर्ख भी आ जाते हैं, और 30 से 50 के बीच में मूर्ख बुद्धि वाले हैं, 50 से 70 के बीच में अल्प बुद्धि वाले आते हैं। अब 70 से लेकर के 90 तक के जो हैं वो क्षीण बुद्धि वाले आते हैं और निश्चित क्षीण बुद्धि वाले आते हैं। तो जो शिक्षणीय वर्ग होता है वह होता है 70 से 90 वाले, यानी जो क्षीण बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उनको विभिन्न प्रयासों से शिक्षा दी जाती है, उनके लिए अलग से शैक्षणिक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। तो यह है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि इतनी है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है, मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन 1 है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में। तो मानसिक न्यूनता हो गई। अब 70 से ऊपर है और 80 से 100 के बीच में है, तो ये तो क्षीण बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि, मंद बुद्धि वाले बालक आ गए। लेकिन 70 से जो कम है वे अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उनमें मानसिक न्यूनता पाई जाती है। तो मानसिक न्यूनता की श्रेणी में ऑप्शन नंबर 1 70 से कम वाले बुद्धि लब्धि वाले बालक रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 25 जो बुद्धि लब्धि है उनको कहा जाता है मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिनकी 0 से 25 IQ है वे जड़ बालक कहलाते हैं। सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी डैनियल गोलमैन के द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। तो डैनियल गोलमैन ने जो सिद्धांत दिया था उनकी विशेषताएं थी आत्म अवगतता है, आत्म प्रबंधन है, सामाजिक चेतना है, सामाजिक कौशल है। अब इन ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि ये कहाँ है। फर्स्ट आत्मचेतना, सेकंड आत्मसंतुष्टि, थर्ड आत्मनियंत्रण, फोर्थ सामाजिक कौशल। तो यह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 आत्मसंतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर ने 2008 में एक सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना दी थी, उसमें से क्या समाहित नहीं है। ऑप्शन है फर्स्ट दूसरों के संवेग को ठीक से पढ़ना, आत्म प्रेरणा, अपने संवेगों का नियमन नियंत्रण और दूसरों को अभिप्रेरित करना। तो इसके अंदर जो है सांवेगिक बुद्धि होते हैं, उसके अंदर आत्म प्रेरणा भी होते हैं, अपने संवेगों का नियमन करना, उसको कंट्रोल करना भी होता है, दूसरों के संवेग को ठीक से पढ़ना भी होता है, लेकिन दूसरों को अभिप्रेरित करने वाला जो पॉइंट है यह इसके अंदर नहीं है जो मेयर ने सांवेगिक बुद्धि दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अब ये क्वेश्चन है, कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। और ऑप्शन है सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सांवेगिक एकीकरण, सांवेगिक अधिगम और सांवेगिक प्रबंधन। प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, एकीकरण भी किया जाता है, संवेगों का एकीकरण किया जाता है, प्रबंधन भी उसमें किया जाता है, लेकिन अधिगम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, चौथा सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। अब जो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं उसके अंदर हमने देखा था आत्म अवगतता होती है, आत्म प्रबंधन करना होता है, सामाजिक चेतना होती है और सामाजिक कौशल होता है। संक्षिप्त में हम इसको जान लेते हैं। आत्म अवगतता का मतलब होता है अपने संवेगों, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता। आत्म प्रबंधन का मतलब होता है अपने अभिप्रेरकों को प्रबंधित करने और अपने व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता। और सामाजिक चेतना का मतलब होता है कि जो दूसरों के कार्य है, उनके जो अनुभव है, उनके कारणों को समझने की उसमें क्षमता होती है। और सामाजिक जो कौशल होता है उसके अंदर स्वयं के व्यवहार से दूसरों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना, यह सामाजिक कौशल होता है।
तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में हम ये ऑप्शन 4 नहीं पढ़ते हैं कि सजीवों में विभेदन करने की क्षमता आ जाए। तो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति। सेकंड, संवेगों की समझ विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। थर्ड है चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो समस्या समाधान की जन्मजात जो क्षमता है यह संवेगात्मक बुद्धि का आयाम होता ही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन उसके आयामों में आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक क्षेत्र की योग्यताएं, थर्ड मानसिक विकास और फोर्थ है मार्गांतरीकरण एवं शोधन। तो संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए संज्ञानात्मक कौशल भी होना चाहिए, भावात्मक विशेषताएं भी होनी चाहिए, मानसिक विकास तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 मार्गांतरीकरण और शोधन की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब संवेगात्मक बुद्धि के समप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगों को समझने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेगों को नियंत्रित करने की, संवेग मूल्य निर्धारण उनमें और अभिव्यक्त करने की। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। संवेगात्मक बुद्धि में संवेगों को उत्तेजित नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उनके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, अभिव्यक्त किए जाते हैं, लेकिन संवेग उत्तेजित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? तो मेयर और सलोवे थे, उन्होंने जो भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था उनमें 4 तत्व थे। पहला था अपने आप को अभिप्रेरित करना, दूसरा अपने संवेगों का प्रत्यक्षीकरण प्रबंधन करना, और तीसरा दूसरों के संवेगों को प्रबंधन करना, चौथा दूसरों के संवेगों को समझना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 रचना है, क्योंकि समझ भी आता है, उसमें प्रत्यक्षण भी होता है, प्रबंधन भी होता है, एक रचना ही नहीं होती है। एचटेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ है 4 रचना। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग क्या है? भावात्मक बुद्धि का फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना, दूसरे की भावनाओं को पहचानना, उपयुक्त सभी। तो स्वयं की भावनाओं को भी जानना होता है, भावों को व्यवस्थित भी करना होता है और दूसरे की भावनाओं को पहचानना भी। ये तीनों ऑप्शन भावनात्मक बुद्धि के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च होती है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे लोग जो दूसरों में आसानी से घुल मिल जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, यानी कि उनमें सामाजिक कौशल होता है, वे लोग वे होते हैं जिनका EQ उच्च होता है, यानी कि सांवेगिक लब्धि जो है, इमोशनल क्वोशिएंट है, वह उच्च होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है, ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। गार्डनर और स्टनबर्ग, डेनियल गोलमैन, डेना जोहर, पीटर सलोवे और मेयर ने। तो जो भावनात्मक बुद्धि थी उसे सबसे पहले दिया था पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने दिया था, और उसके बाद में डेनियल गोलमैन इसे प्रकाश में लेके आए थे और इसे और ज़्यादा विकसित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीटर सलोवे जॉन मेयर ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था। भावनात्मक बुद्धि का परिभाषित शब्द देने वाले विद्वान का क्या नाम है? अब जो टर्म दी थी वह सबसे पहले दी थी डेनियल गोलमैन ने।
भावनात्मक बुद्धि का जब भी शब्द आ जाता है, इमोशनल क्वेश्चन का जब शब्द आ जाता है तो डेनियल गोलमैन आता है नाम, और पीटर सैलोवे, जॉन मेयर, इन्होंने सर्वाधिक इस क्षेत्र में कार्य किया है। गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि जो है उसके कितने भाग होते हैं? तो गोलमैन ने भावात्मक बुद्धि के पांच भाग बताए हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फर्स्ट, आईक्यू के विपरीत सामयिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। सामयिक बुद्धि इकाईगत क्षमता नहीं है। मेयर इसके सामयिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। और इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है वह है, संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आईक्यू के विपरीत सामयिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। डेनियल गोलमैन ने बताया था कि कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में सफल होता है तो उसकी सफलता 80% उसके सामयिक बुद्धि के कारण होती है और 20% जो सफलता है वह उसके आईक्यू के कारण, बुद्धि लब्धि के कारण होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड देन सेकंड, सामयिक बुद्धि इकाईगत क्षमता नहीं है, यह आंसर गलत है क्योंकि यह एक इकाईगत क्षमता होती है। थर्ड भी देख लेते हैं, मेयर स्केल MEIS सामयिक बुद्धि को मापने का उपकरण है, तो यह तो सही है। डॉक्टर मेयर ने ही मेयर इमोशनल इंटेलिजेंसी स्केल बनाया था जो बुद्धि को, सामयिक बुद्धि को मापने का एक उपकरण होता है। और संवेगों के दौरान हमेशा देखते हैं कि शारीरिक परिवर्तन भी साथ साथ होते हैं, जैसे संवेग होते हैं वैसे ही उसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। तो यहाँ जो गलत है, जो गलत आंसर है, सत्य नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर 2, सामयिक बुद्धि जो है, सामयिक बुद्धि जो है एक इकाईगत क्षमता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों को समझना। तो ये प्रत्यक्षीकरण, प्रयोग करना, समझना, यह तीनों तो एबिलिटी मॉडल से रिलेटेड होते हैं, आत्म अवधारणा ही नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संवेगों की आत्म अवधारणा संवेगात्मक बुद्धि की एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक प्रज्ञा के अंदर किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? आत्म प्रबंधन, अभिप्रेरक, तदनुभूति, आत्म विश्लेषण। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो भावात्मक प्रज्ञा में आत्म प्रबंधन भी होता है, आत्म अभिप्रेरक भी होता है, तदनुभूति भी होती है, लेकिन आत्म विश्लेषण नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक, अभिक्षमता और सांवेगिक बुद्धि। तो किसी भी समुदाय में आसानी से संबंध बनाना, घुलना मिलना, यानी यह एक तरह का सामाजिक कौशल है और इस तरह की जो क्षमता होती है वह सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, सांवेगिक बुद्धि सही आंसर है। यह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं हम चारों। नंबर 1, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति। 2, विचारों का अनुबंधनात्मक विस्तरण, संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण, संवेगों का अनियमितीकरण। तो सांवेगिक बुद्धि में हमने पढ़ा कि प्रत्यक्षीकरण भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, अभिव्यक्ति भी होती है, अनुबंधनात्मक विस्तरण भी होता है, अवबोध होता है, उनका विश्लेषण होता है, लेकिन अनियमितीकरण संवेगों का नहीं होता है सांवेगिक बुद्धि में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। और यह क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं होती है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन है। संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, तो यह तो सही है, यह तो होता है। नंबर 2, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। थर्ड, अपनी और अन्य दूसरों के संवेगों को समझना, यह भी होता है। फोर्थ, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना, यह भी होता है।
तो जो नहीं है वह ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता करना। ये क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो सामान्य व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है वह होती है 90 से 110 के मध्य। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 है 100। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 130 से ऊपर, 140 के करीब होती है, तो 130 से अधिक, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 110 है, 105 है, 100 है, तो यह तो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, और यहाँ पूछा गया प्रतिभावान, तो इसके लिए 130 से अधिक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। यह औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, औसत बुद्धि लब्धि 1 है 70 से 90, दूसरा 90 से 110, तीसरा 111 से 120, 121 से 140। तो 70 से 90 औसत बुद्धि नहीं होती है, औसत बुद्धि से कम होती है। 121 से 140 ये प्रतिभावान के लिए होती है, और ये उच्च बुद्धि के लिए होती है। औसत बुद्धि लब्धि के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 90 से 110 IQ वाले बालक जो है औसत बुद्धि लब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। जो जड़ है उनकी क्या होती है, 70 से कम, 25 से कम, 25 से 50 और 80 से 90 के बीच में। तो 25 से कम जिनका IQ होता है वे जड़ बालक होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था RPSC थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में और भी टेट एग्जाम। ये क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और सामान्य मंदित 20 से नीचे हैं, जड़ में आ जाते हैं 20 से 25, 25 से, तो इसका सही आंसर है 35 से 40 और 50 से 55 के मध्य बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, वह सामान्य मंदित बालकों के लिए होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 100 से अधिक, 80 से 90 और 70 से कम, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 से 90 के बीच की जो IQ होती है वह पिछड़े बालकों की होती है। करेक्ट ऑप्शन इज 2, RPSC थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया था। RBSC में पूछा गया था सेलोवी एवं मेयर, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, सीमेट, बिनेट, केटल गार्डन। तो सेलोवी एंड मेयर ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया था। अभी क्वेश्चन आता है, भाटिया बुद्धि का जो परीक्षण है इसका प्रयोग किस आयु वर्ग के बच्चों पर किया जाता है। तो यह जो परीक्षण है 11 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बालकों पर किया जाता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। PTI एग्जाम में पूछा गया था, भाटिया बुद्धि परीक्षण है ये। और अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है इंजीनियर बनने में और औद्योगिक कार्य करने में, और उसके अलावा समस्याएं सुलझाने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। तो जो मूर्त बुद्धि होती है वह इंजीनियर बनने में, हाथ के कार्य करने में, औद्योगिक कार्य, सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें मोटर एक्टिविटी होती है वह मूर्त बुद्धि के अंदर आती है। लेकिन समस्याएं सुलझाना, इसमें चिंतन मनन वाली क्रियाएं आती है, तो यह होती है अमूर्त बुद्धि। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTI सेकंड और थर्ड ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसने दिया था। यह कथन दिया था थॉर्नडाइक ने। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं, इनमें ठीक व सही समूह का चयन करना है। PTI सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। 4 श्रेणियां बनाई गई है बुद्धि लब्धि के आधार पर, इनको सही क्रम से जमाना है कि पहले सबसे पहले कौन सी है और सबसे उच्चतम कौन सी है। तो जड़, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वह सीधे ही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है। सबसे पहले जड़ बुद्धि होती है, उसके बाद में मंद बुद्धि, और उससे ऊपर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, और अंत में प्रतिभाशाली आता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब आता है मेटाकॉग्निशन।
अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित है। यह फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान, दूसरा बहुआयामी बुद्धि और मानवीय संज्ञान, सह अस्तित्व एवं सामाजिकता का संज्ञान, फोर्थ गणितीय समस्याओं का समाधान, सक्षमता। तो मेटाकॉग्निशन जो होता है वह आता है उसमें किसी के द्वारा अपने कार्यों और मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान होना ही मेटाकॉग्निशन होता है। अब ये क्वेश्चन है, खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ क्या कहलाती है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया स्व समझ, अंतरा समझ, मेटाकॉग्निशन, स्व संज्ञान। तो खुद की विचार जो प्रक्रिया है उसमें सजगता है या समझ रखते हैं तो यह कहलाता है मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो बुद्धि का जो निष्पादन परीक्षण है वो ऑप्शन नंबर 1 भाटिया बैटरी इज करेक्ट आंसर, जिसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किया जाता है बुद्धि के मापन के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन चारों तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो जो व्यावसायिक रुचियाँ हैं ये बुद्धि का घटक नहीं है। तार्किक चिंतन, स्मृति, अनुभवों से सीखना ये सब बुद्धि के घटक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन है। संवेगों को पहचानने की क्षमता, समझने की क्षमता, नियंत्रण करना और उपयुक्त सभी। तो संवेगात्मक जो बुद्धि होती है उसमें ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अब डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है, सेकेंड ग्रेड ड्राइंग एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, एनटीटी में और फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेनियल गोलमैन का नाम आते ही हमें पता चल जाता है कि ये संवेगात्मक बुद्धि की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 है, संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वह किसको जाता है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर सेलोवे। तो जो सेलोवे और मेयर थे इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का जो टर्म दिया था लेकिन उसको विकसित किया था, उसे लोकप्रिय बनाया था डेनियल गोलमैन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इस पुस्तक के लेखक हैं, ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में। तो इस किताब को लिखा था डेनियल गोलमैन ने। उन्होंने आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईक्यू को बताया था। इनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में 80% योगदान ईक्यू का होता है और 20% योगदान जो होता है आईक्यू का होता है। नेक्स्ट है पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रेड होम साइंस में, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछा गया था। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जॉन डब्ल्यू बेस्ट, पीटर सोलवे, मेयर और डेनियल गोलमैन। तो इस किताब को भी लिखा था डेनियल गोलमैन ने लिखा था। और सेलोवे और मेयर ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सांवेगिक विकास और सांवेगिक बुद्धि। अब ये क्वेश्चन है, गोलमैन, मेयर और साल्वे का नाम जाना जाता है। फर्स्ट ग्रेड में एचटेट में पूछा गया था सांवेगिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व मापन के लिए। तो ये जब नाम आ जाते हैं तो सांवेगिक बुद्धि का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कॉमर्स और फिजिक्स दोनों में पूछा गया था। पीटर साल्वे, जॉन मेयर, डेन गोलमैन, E.L. थॉर्नडाइक और B.F. स्किनर। तो इसका सही आंसर है प्रणेता। सबसे पहले दिया था पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने। ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सॉल्वे और जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 1990 में किया गया था। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया था? हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, सॉल्वे और उपयुक्त सभी। तो ये इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। संवेगात्मक बुद्धि में इन सभी ने काम किया है। ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, स्व सामर्थ्य और सामाजिक कौशल। तो जागरूकता, प्रबंधन, कौशल तो होता ही है, स्व सामर्थ्य है जो है वह इस बुद्धि का आयाम नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो बुद्धि विषय से रिलेटेड थे और रीट में, सीटेट में, टीचर्स कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए थे। इन्हीं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो साइकोलॉजी के वीडियोज़ है उनके लिए आप देखते रहिए एक्सेलेंट लर्निंग के प्री ऑनलाइन क्लासेस कोर्स साइकोलॉजी के वीडियोज़ को। थैंक यू।